मेनू दिखाओ। नॉवेल मार्शल पीक चैप्टर 32 ट्रू यांग टैक्टिक्स। मार्शल पीक C32 ट्रू यांग टैक्टिक्स। प्ले वॉल्यूम 000 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 32 ट्रू यांग टैक्टिक्स। काई यांग की झोपड़ी में जहर किसने डाला? उन्होंने इस झोपड़ी में जहर क्यों डाला? क्या यह उन्हीं के लिए थी? जैसे ही वह असमंजस की स्थिति में इन मामलों के बारे में सोच रहा था, उसके कानों ने अचानक और हैरान कर देने वाली आवाज़ उठाए। ओह, यह काई यांग की आवाज़ है। सुम्यू काई यांग से बेहद नफरत करता था, स्वाभाविक रूप से वह उसकी आवाज़ को पहचानने में सक्षम होगा। यह वही है। यह पता चला कि काई यांग ने ही उन्हें जहर दिया था। हरामी, हमने तो बस तुझे सबक सिखाने का इरादा किया था, फिर भी तू इतना कातिल था। क्या यह बहुत क्रूर नहीं है ना? अपने दिल में सुम्यू ने काई यांग को श्राप दिया, हालांकि वह तेजी से होश खोने लगा था। लानत है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह मास्टर इस गड्ढे सिर पर मर जाएगा? यह गरीब युवा मास्टर जो महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था, और इन महत्वाकांक्षाओं के पूरा होने से पहले वह जल्दी मर जाएगा। स्वर्ग ईर्ष्यालु थे आह। हल्के से कदम बढ़ाते हुए काई यांग पतित शिष्यों के समूह के पास गई। नीचे झुककर उसने अपने चेहरे के मुखौटे उतार दिए, केवल यह पता लगाने के लिए कि वे सभी लोग थे जिनसे वह परिचित था। थोड़ा सोचने पर काई यांग को एहसास हुआ कि वे क्या करना चाहते थे। शायद इसलिए कि उसने पिछले कुछ दिनों में उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था, इसलिए वे रात में बदला लेने आए थे। लेकिन वास्तव में उनका कुछ दुर्भाग्य था। अपने हाथों में अगरबत्ती लेकर खेलते हुए काई यांग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। यह वास्तव में एक दुर्घटना थी, लेकिन वे वास्तव में बहुत बदकिस्मत थे। आमतौर पर वह लंबे समय से अगरबत्ती को वापस काली किताब में याद करता, लेकिन आज का प्रशिक्षण बहुत थकाऊ था, तो संयोग से वह सो गया था। और इससे पहले कि बची हुई जड़ी बूटियां जलाई जाती, सुमू और उसका समूह दुर्भाग्य से आ गए और धूप में सांस लेना समाप्त कर दिया। वन के भीतर से आने वाली धूप बहुत शक्तिशाली थी, और जब काई यांग को पहली बार प्रभाव के अधीन किया गया था, तो वह जमीन पर गिरने से पहले केवल 3 कदम उठा सका, और यह उसके शरीर के भीतर सुनहरे कंकाल के साथ था। तो सुम्यू का समूह इसे झेलने की उम्मीद कैसे कर सकता था? उनके पास पुनर्प्राप्ति के लिए सुनहरे कंकाल का समर्थन नहीं था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें अपनी ताकत वापस पाने से पहले कुछ दिनों तक खेती करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अपनी लापरवाही के कारण उन्हें वर्तमान स्थिति के लिए कुछ जिम्मेदारी उठानी होगी, यह उनके अहंकार के कारण भी था। अगर उसी क्षण उन्होंने अगरबत्ती सूंघी होती और सांसें रुक जाती, तो उनकी यह दयनीय स्थिति नहीं होती। अरे तुम क्यों आए? जोर से आहें भरते हुए काई यांग ने अगरबत्ती को वापस काली किताब में जमा कर लिया, जबकि अपने फर्श पर बिखरे शवों के ढेर को अजीब तरह से देख रहा था। एक पल के लिए विचार करते हुए काई यांग ने उन सभी को एक यादृच्छिक क्षेत्र में खींचने और वहां छोड़ने का फैसला किया। जब वह अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटा तो वह सोने चला गया। उस घटना के कारण काई यांग और अधिक सतर्क हो गई। उसे अगले टेम्पर्ड बॉडी स्टेज में जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में वह अगरबत्ती का उपयोग केवल ब्लैक बुक के बाहर ही कर सकता था, लेकिन अगर वह जल्दी से काई युआन चरण को पार कर गया और उसके पास पहुंच गया, तो इसका उपयोग करना इतना असुविधाजनक नहीं होगा। उस समय भले ही अगरबत्ती अभी भी काली किताब के अंदर हो, तो भी वह इसका उपयोग कर सकेगा। केवल आवश्यकता यह होगी कि उसके पास अभी भी काली किताब में जाने की शक्ति हो। अगले कुछ दिनों में काई यांग ने कड़ा अभ्यास किया। 2 जड़ी बूटियों का संयम से उपयोग करने के बावजूद वे हर रोज लगातार कम होती गईं। तीसरी सुबह अपने दैनिक संयमी शरीर रिकॉर्ड प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उसने समृद्ध ची में सांस लेने के लिए पूर्व की ओर मुंह किया। ऐसा करते समय उसके याम्योत्तर में वायुमंडलीय ऊर्जा अचानक से हिली और तेजी से बढ़ी। यह ऐसा था जैसे वे छोटे कीड़े थे जो उसके मध्याह्न के बारे में चिल्ला रहे थे। उसका चेहरा सीधा हो गया। काई यांग जल्दी से उसके शरीर की जांच करने के लिए रुक गया। उसकी वायुमंडलीय ऊर्जा के बिखराव ने उसकी मांसपेशियों और रक्त को झकझोर कर रख दिया, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्ना हो गया। वह नहीं जानता था कि यह सुन्नता का एहसास कितने समय तक बना रहा, लेकिन अचानक काई यांग ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जबकि उसका पेट गर्म होने लगा है। उसकी वायुमंडलीय ऊर्जा का पागल बिखराव तुरंत फैल गया। उसके पेट में गर्माहट महसूस होने लगी थी। इस बीच काई यांग परमानंद में थी। जीवन शक्ति। वह आखिरकार आगे बढ़ गया था। वह अब 7वें चरण के स्वभाव वाले शरीर में था और उसने अपनी जीवन शक्ति का विकास करना शुरू कर दिया था। जीवंतता इसका स्पष्ट संकेत थी। आपके जीवन में आपके द्वारा विकसित की जाने वाली जीवन शक्ति का पहला अंश आपके तानतेन के भीतर से आता है, लेकिन यह जीवन शक्ति बहुत मामूली मात्रा में थी। यह युद्ध में एक भी मार्शल कौशल के उपयोग का समर्थन करने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही आप जीवन शक्ति के इस धागे का उपयोग करेंगे, यह गायब हो जाएगा। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी होगी। लेकिन जीवन शक्ति के इस छोटे से अंश के कारण एक अभ्यासी अब युद्ध कौशल की अपनी साधना शुरू करने में सक्षम हो सकता है। स्काई टॉवर बुनियादी मुट्ठी और लात एक मार्शल कौशल की ताकत के बराबर नहीं थे। एक मार्शल कौशल को निष्पादित करने के लिए किसी की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, और वे सभी मार्शल चिकित्सकों के लिए ताकत की नींव थे। एक साधारण पंच के लिए 7वें चरण के संयमित शरीर से आने वाली शक्ति 6ठे चरण की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यदि टेम्पर्ड बॉडी 6ठा चरण पंच 200 जिन की शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो जीवन शक्ति की सहायता से टेम्पर्ड बॉडी 7वें से पंच 500 जिन या 1000 जिन शक्ति का उत्पादन कर सकता है। बेशक जब आप संयमित शरीर अवस्था में थे, तो एक अभ्यासी आसानी से मार्शल कौशल का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करना आसान नहीं था। केवल जब आप काई युआन चरण में पहुंचे, तो आप स्वतंत्र रूप से मार्शल कौशल का उपयोग कर सकते थे, जैसा कि आप युद्धों में प्रसन्न होते हैं। जब आप उस अवस्था में पहुंचे, तो जीवन शक्ति जल्दी से ठीक हो गई। मुख्य मुद्दा यह था कि कोई कितनी तेजी से अपनी जीवटता को पुनः प्राप्त कर सकता है।
तो एक बार जब आप टेम्पर्ड बॉडी के 7वें चरण में प्रवेश कर जाते हैं तो एक अभ्यासी को अपनी नींव बनाने के लिए जीवन शक्ति के उस छोटे से स्टैंड का उपयोग करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। मार्शल कौशल विकसित करना एक सामान्य तरीका था। प्रत्येक मार्शल कौशल को निष्पादित करने के लिए कई किस्में या यहाँ तक कि दर्जनों किस्में या यहाँ तक कि विभिन्न मेरिडियन से किस्में की आवश्यकता होती है। अलग अलग रास्तों और आदेशों के साथ कोई भी कई अलग अलग मार्शल कौशल बना सकता है। जब आप अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए मार्शल कौशल विकसित कर रहे थे तो आप अपने शरीर के झोल टियान को खोलेंगे और स्वाभाविक रूप से काई युआन चरण में प्रगति करेंगे। हर अभ्यासी यह करेगा। काई यांग कोई अपवाद नहीं था। एक बार जब वह जानता था कि वह गुस्से में शरीर के 7वें चरण में पहुंच गया है तो काई यांग ने तुरंत अपने धड़कते दिल को शांत किया और काली किताब को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की झोपड़ी में वापस चला गया। वह सीधे चौथे पेज पर गया और पेज को गंभीरता से स्कैन किया। इन पिछले दिनों के दौरान जैसे ही वह टूट जाता वह चौथे पृष्ठ को अनलॉक करने का प्रयास करता। दुर्भाग्य से वह कभी सफल नहीं हुआ था। काई यांग ने अनुमान लगाया कि उसे अनलॉक करने के लिए टेम्पर्ड बॉडी 7वें चरण की आवश्यकता है। जैसे ही वह टेम्पर्ड बॉडी 7वें चरण में पहुंचा चौथा पेज मॉफ होने लगा। उनका अनुमान वास्तव में सही था। थोड़ी देर इधर उधर तैरने के बाद सुनहरी रोशनी की फुहारों ने पृष्ठ को ढक लिया। पृष्ठ से अलग होकर प्रकाश की ये सुनहरी किरणें सीधे काई यांग के दिमाग में प्रवेश कर गईं। उसके दिमाग में अचानक नई जानकारी प्रकट हुई, ट्रू यांग टैक्टिक्स। यह वह इनाम था जो काली किताब ने काई यांग को तोड़ने के लिए दिया था। जानकारी होने पर उनके हाव भाव बिगड़ गए। यह ट्रू यांग टैक्टिक्स आम मार्शल स्किल से थोड़ा अलग था। सामान्य मार्शल कौशल ने अनुक्रमों के मार्ग निर्धारित किए थे और यद्यपि वे बदल सकते थे वे केवल सतही परिवर्तन थे। उन्होंने कौशल का आधार नहीं बदला। वे अपने आधार से नहीं भटके। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह पूरी तरह से एक अलग कौशल होगा। लेकिन यह ट्रू यांग टैक्टिक्स नहीं था। इसमें सक्रियण क्रम निर्धारित नहीं है और यह लगातार बदलता रहता है। इसे मनमाने ढंग से वर्णित किया जा सकता है या आप कह सकते हैं कि वास्तव में इसका कोई विलक्षण रूप नहीं था। यह पहला अंतर था। सच्ची यांग युक्ति के लिए साधना पद्धति भी काफी सरल थी लेकिन इसकी साधना करने की शर्तें थीं। सच्ची यांग युक्तियों की साधना के लिए आपको बहुत सारे यांग ऊर्जा वाले वातावरण में साधना करनी चाहिए। लेकिन इस गुप्त विधि के माध्यम से एक बार संवर्धित यांग जीवन शक्ति एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है। इसे एक तरल रूप में संघनित किया जा सकता है और तानतेन के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा था जिसे कोई मार्शल कौशल या गुप्त कला हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमेशा एक क्षण ऐसा आएगा जब किसी का शरीर भर जाएगा। एक बार एक मार्शल प्रैक्टिशनर जीवन शक्ति से भर गया तो मात्रा बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि आप अपनी सीमा नहीं तोड़ते। novelful.com पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन के बारे में बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप मेनू दिखाओ। उपन्यास मार्शल पीक अध्याय 33 यांग की उत्पत्ति। मार्शल पीक C33 यांग की उत्पत्ति। प्ले वॉल्यूम 044 टू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 33 यांग की उत्पत्ति। अब जीवन शक्ति राइट पॉइंटिंग एरो विश्व क्यूई। लेकिन ट्रू यांग टैक्टिक्स अलग थे। जब आप अपनी यांग वर्ल्ड क्यूई की सीमा तक खेती करते हैं तो आपकी वर्ल्ड क्यूई एक तरल रूप में संघनित हो जाती है और आपके तानतेन के साथ मिल जाती है। यह आपके देशांतर को खाली कर देगा जिससे आप विश्व क्यूई की खेती जारी रख सकेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस गुप्त कला का अभ्यास करते हैं तो आप कितनी मात्रा में खेती कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि आपको यांग क्यूई की आवश्यकता थी कि वह बिना किसी सीमा के इसका अभ्यास कर सके। यह दूसरा अंतर था। इन मतभेदों और ट्रू यांग टैक्टिक्स की उत्पत्ति के साथ यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि यह कौशल सामान्य से कितना दूर था। जब उसने अपनी यांग क्यूई की खेती शुरू की तो वह हमला करने के लिए अपनी तरलीकृत यांग क्यूई का उपयोग करने में सक्षम होगा। कुछ समय के लिए विचार करते हुए काई यांग ने सच्ची यांग रणनीति विकसित करने का निर्णय लिया। सबसे पहले यह इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उसके पास और अधिक योगदान बिंदु भी नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप वह मेन गेट से कोई भी मार्शल कौशल प्राप्त करने में असमर्थ था। दूसरे, यह इसलिए था क्योंकि उन्हें काली किताब से आने वाली किसी भी चीज़ पर बहुत भरोसा था। मेन गेट से प्राप्त कौशल की तुलना ट्रू यांग टैक्टिक्स से भी नहीं की जा सकती है। प्रशिक्षण के माहौल के लिए इसके बारे में चिंतित होने की कोई बात नहीं थी। सूर्य में भी एक यांग विशेषता थी, इसलिए जब तक सूर्य का प्रकाश था वह सच्ची यांग रणनीति विकसित करने में सक्षम होगा। यह सिर्फ इतना था कि दक्षता काफ़ी कम होगी। आखिरकार सूर्य को भूमि के एक विशाल क्षेत्र पर चमकना पड़ा और यह इसे प्रकाश के समान बड़े विस्तार के रूप में प्रदान कर रहा था। इसमें से कितना मानव संभवतः अवशोषित कर सकता है। अपने फैसले को अंतिम रूप देने के साथ काई यांग अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और उन्हें धूप का एक टुकड़ा मिला। बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रू यांग टैक्टिक्स के लिए मार्ग की कल्पना की। ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने अपने तानतेन में विश्व क्यूई के पतले धागे पर ध्यान केंद्रित करना और नियंत्रित करना शुरू किया और इसे ट्रू यांग टैक्टिक्स के मार्ग के अनुसार निर्देशित किया। सब कुछ के लिए शुरुआत सबसे कठिन हिस्सा था। यह कहावत कतई गलत नहीं थी। काई यांग खुद को विश्व क्यूई के उस पतले धागे से जोड़ सकता था, लेकिन इसे लेना और इसे अपने मध्याह्न के माध्यम से यात्रा करने देना माप से परे मुश्किल था। धधकते सूरज के नीचे उसने पूरे दिन प्रशिक्षण लिया और केवल वर्ल्ड क्यूई के पतले स्ट्रैंड को थोड़ा सा बढ़ाया और उसकी वर्ल्ड क्यूई की यात्रा की गति कछुए की तरह धीमी थी। लेकिन अंत में यह पहली बार था जब उसने ऐसा करने का प्रयास किया, इसलिए इस परिणाम से पहले ही काई यांग बहुत खुश हो गया था। यह एक संचयी प्रकार का प्रशिक्षण था और ऐसा कुछ नहीं था जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। लेकिन इस संबंध में काई यांग में किसी भी तरह से धैर्य की कमी नहीं थी। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद काई यांग आखिरकार अपनी विश्व क्यूई को अपने तानतेन से अपनी छाती के मध्याह्न तक मार्गदर्शन करने में सफल रही।
एक विचार के साथ वल्क्यूई का छोटा और काफी कमजोर धागा उसकी छाती के भीतर से ऊपर उठा और उसके सीने के एक्यूपंक्चर के चारों ओर घूम गया। काली किताब के बाद वह जानता था कि उसे पहले यांग की उत्पत्ति को स्थापित करना होगा। यह सच्ची यांग युक्ति विकसित करने का पहला कदम था। यांग की उत्पत्ति का उसके आसपास यांग क्यूई को महसूस करने में सहायता करने के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं था। कुल मिलाकर काई यांग की ताकत बहुत कम थी और उसे अभी भी अपनी दिव्य भावना का निर्माण करना था। इस प्रकार वह घने यांग क्यूई क्षेत्र को खोजने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र की जांच करने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि उनके ओरिजिन ऑफ यांग ने स्थापित किया कि यह अब कोई समस्या नहीं होगी। जब तक यह बनाया गया था तब तक एक निश्चित क्षेत्र के भीतर वह यांग क्यूई के हल्के से संकेत को भी समझने में सक्षम था। वर्ल्ड क्यूई के अपने स्ट्रैंड के साथ उसके सीने के क्षेत्र में बिना रुके चलते हुए काई यांग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। वह थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होने दे सकता था। ओरिजिन ऑफ यांग बनाने के लिए एक बहुत ही जटिल और सावधानीपूर्वक काम था। अगर बनाने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि थी तो उसके पिछले सभी काम बेकार हो जाएंगे और काई यांग को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए और काई यांग जो पूरे समय धूप में बैठा रहा, सिर से पांव तक पसीने से तरबतर था। लंबे समय तक वह अपने शरीर के लिए पसीना बहा रहा था। स्वाभाविक रूप से निर्जलीकरण के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके होंठ भी पीले पड़ गए थे, लेकिन काई यांग का चेहरा दृढ़ बना रहा। वह वर्ल्ड क्यूई के उस धागे को अपनी छाती के एक्यू पॉइंट के चारों ओर घूमने के लिए प्रेरित करता रहा, जिसमें चिड़चिड़ापन या निराशा का कोई संकेत नहीं था। बिना यह जाने कि कितना समय बीत गया था, काई यांग ने अचानक अपने सीने से एक अजीब सी सनसनी महसूस की और एक चुभने वाला दर्द महसूस किया, जैसे उसकी त्वचा पर लाल गर्म लोहे को दबाया गया हो। अचानक काई यांग ने अपनी आंखें खोली और अपने दांत भींच लिए। यह दर्द तेजी से आया और उतनी ही तेजी से चला गया। यह केवल उतनी ही देर के लिए हुआ जब तक आपको पलक झपकने में समय लगा। उसके बाद उसकी छाती सामान्य हो गई। वास्तव में यह ठंडक और ताजगी भी महसूस करता था, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी गंभीर दर्द से जूझ रहा था और उसे इतनी आसानी से भूलने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे काई यांग को लगा कि उसके सीने में कुछ अतिरिक्त दिखाई दिया है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या यांग की उत्पत्ति हुई थी? अपनी भौहें सिकोड़कर काई यांग ने सोचना शुरू किया। उत्पत्ति को सफलतापूर्वक बनाया जाना चाहिए था। यह भी उसके केंद्रीय छाती के एक्यू पॉइंट के भीतर बना था, इसलिए वह इसे शारीरिक रूप से नहीं देख सका। चूंकि यांग की उत्पत्ति बन चुकी थी तो इसकी यांग क्यूई के साथ कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उसे इसका आभास क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्षेत्र में यांग क्यूई का कोई सघन क्षेत्र नहीं था? इस विचार को ध्यान में रखते हुए काई यांग उठ खड़ी हुई और स्काई टॉवर के केंद्र की ओर चल दी। चलते चलते उसने अपने सीने के भीतर किसी भी हलचल पर ध्यान दिया। वह लंबे समय से नहीं चल रहा था जब उसकी छाती से एक गर्म एहसास फैल गया। काई यांग की अभिव्यक्ति आश्चर्य में पड़ गई। ऐसा लगता है कि यह मामला था। यांग की उत्पत्ति सफलतापूर्वक बन गई थी और इसका कारण यह था कि इसने पहले कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की थी, क्योंकि शायद ही कोई यांग क्यूई आसपास था। अब एक प्रतिक्रिया हुई, इसका मतलब था कि आसपास के क्षेत्र में घने यांग क्यूई वाला क्षेत्र था। काई यांग के चेहरे ने उनके उत्साह को प्रकट किया। सच्ची यांग रणनीति को साधने के लिए बहुत कठोर आवश्यकताएं थीं। यदि यांग क्यूई का घनत्व अधिक होता तो आप जिस गति से साधना कर पाते वह भी तेज होती। काई यांग ने सूर्य के यांग क्यूई पर कैसे भरोसा किया था, यह देखते हुए कम घनत्व के कारण गति स्वाभाविक रूप से धीमी होगी। यांग की धारणा की उत्पत्ति का पालन करें। काई यांग पागल हो गया और जल्द ही एक कमरे में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक बहुत ही परिचित आवाज सुनाई दी, थोड़ा काई यांग, तुम ऐसे समय यहाँ क्यों आए? अपना सिर ऊपर उठाकर काई यांग ने देखा कि काउंटर के पीछे कोषाध्यक्ष मेंग उसे अजीब तरह से देख रहा था। मुझे पता चला कि यह जगह कंट्रीब्यूशन हॉल थी। ट्रेजर मेंग पर नजर डालते हुए, फिर पीछे के हॉल पर नजर डालते हुए काई यांग ने अपनी आंखें घुमाईं। यांग क्यूई की उत्पत्ति स्पष्ट थी। यह निश्चित रूप से योगदान हॉल के स्टॉक में जिम्मेदार यांग से उत्पन्न हुई थी। लेकिन यह कंट्रीब्यूशन हॉल था, इसलिए अगर वह उस वस्तु को चाहता था तो वह इसके लिए योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान करके ही इसे प्राप्त कर सकता था। काई यांग का वर्तमान संतुलन शून्य था, क्योंकि उसके सभी बिंदुओं का आदान प्रदान 3 लीफ कैश स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास जड़ी बूटियों के लिए किया गया था। इस बात को समझकर काई यांग बहुत निराश हो गए। उन्होंने कोषाध्यक्ष मेंग के सवाल का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई और केवल अपना सिर नीचे कर लिया और बाहर निकल गए। तुम्हारी समस्या क्या है? बूढ़ा मेंग भी उदास हो गया। स्काई टॉवर के चारों ओर लक्ष्यहीन रूप से घूमते हुए यांग की उत्पत्ति कभी कभी प्रतिक्रिया करती थी और उसे यांग क्यूई घने क्षेत्रों में ले जाती थी। लेकिन ये यांग क्यूई घने क्षेत्र या तो शक्तिशाली लोगों के डोमेन थे या वे पहले से ही किसी की झोली में थे। काई यांग ने उनसे एक चोरी करने के लिए खुद को छिपाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन जब उसने अपने छोटे और कमजोर शरीर को देखा तो उनकी ताकत को देखा। काई यांग केवल इन विचारों को दूर कर सके। हालांकि वह इन यांग के लिए जिम्मेदार खजाने को प्राप्त करने में असमर्थ था। काई यांग को कुछ लाभ के बिना नहीं छोड़ा गया था। अपने कई प्रयोगों और निरंतर उपयोग के माध्यम से काई यांग की उत्पत्ति अब किसी भी यांग क्यूई को खुद के 500 फीट के भीतर महसूस कर सकती है। एक बार जब उसकी खोज सीमा 500 फीट की दूरी तक पहुंच गई तो वह उसे बढ़ा नहीं सकता था। यह शायद उसकी अपनी ताकत से संबंधित था। एक बार जब वह अगले चरण में कदम रखता है तो इस क्षेत्र में फिर से वृद्धि होने की संभावना है। स्काई टॉवर के चारों ओर 2 या 3 घंटे जल्दबाजी में चलने के बाद काई यांग कुछ वर्जित क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों का दौरा कर चुकी थी। काई यांग के पास कोई परिणाम नहीं था, लेकिन वापस सोचने पर यांग की उत्पत्ति जो कुछ भी समझ सकती थी वह सबसे अधिक मूल्यवान थी। चूंकि वे काफी मूल्यवान थे, क्या वे उसे खोजने के लिए सड़क पर पड़े रहेंगे? काई यांग के बचकाने विचार वास्तव में बहुत मजेदार थे। क्या उसे ब्लैक विंड माउंटेन की एक और यात्रा करनी चाहिए? पर्वत श्रृंखला में कुछ यांग जिम्मेदार चीजें होनी चाहिए ना?
जिस तरह वह इस विचार की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा था, उसकी छाती के भीतर यांग की उत्पत्ति गर्म हो गई। काई यांग ने अपनी ओरिजिन ऑफ यांग का लगभग प्रतिवर्त द्वारा अनुसरण किया और वह उस दिशा में चलने लगा। novelful.com पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन के बारे में बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।